नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके पास एक नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ आए हुए हैं और इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी तरीक़ा से बताया जाएगा क्लास 10th का फिजिक्स का जो पेपर होता है। फ़िलहाल जो आपका पेपर होता है उसमें जो विज्ञान के नाम से पेपर होगा उसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान तीनों मिक्स होके आएंगे। इस वीडियो में आपको मैं सिर्फ भौतिक विज्ञान के विषय में बताऊंगा कि जो पेपर आपका होगा उसमें खंड का जो होगा वो आपके भौतिक विज्ञान का होगा और इस वीडियो में कैसे कैसे प्रश्न आपको मिलेंगे हल करने के लिए और उनको कितने नंबर आपको मिलेगा, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी। साथ ही साथ आपको इस वीडियो में ये भी बताया जाएगा कि वो प्रश्न कैसे आपको सॉल्व करने हैं। ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बहुत अच्छी तरीक़ा से समझाई जाएगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो इस पर आपको मिलती रहेंगी देखने के लिए। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं या किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए दोनों के लिए बेनिफिट है। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कक्षा 10 भौतिक विज्ञान खंड का। जैसा आपको पता होगा कि जो आपका प्रश्न पत्र आता है कक्षा 10 का, उसमें आपके विज्ञान के नाम से आएगा। उसमें खंड का, खंड खा और खंड गा 3 खंड रहेंगे। एक में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान तीनों अलग अलग रहेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ आपको भौतिक विज्ञान का बताया जाएगा, साथ ही साथ ये भी बताया जाएगा कुछ प्रश्नों के उत्तर भी आपको इसमें प्रॉपर तरीके से समझा दिए जाएंगे। यहाँ पर जो पहला प्रश्न होगा, प्रश्न 1 का खंड का, तो का, खा, गा, घा ऐसे हुए कन्वर्ट रहेंगे। आपको एक एक करके हल करना है और आपको उनके लिए 1 नंबर मिलेगा। तो पहला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न भी बताऊंगा, साथ साथ उसका उत्तर भी बताऊंगा। आप इसको पढ़ते भी रहना क्योंकि ये मॉडल पेपर है, हो सकता है इससे कुछ रिलेटेड आपके पेपर में आ जाए। बहुत से व्यक्ति आपको बताते होंगे कि आपको 100% गारंटी है। फिलहाल 100% की गारंटी तो नहीं होती, लेकिन ऐसे प्रश्न आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे क्योंकि ये मॉडल पेपर है। तो प्रश्न है प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ऑप्शन है वोल्ट मीटर, कूलाम, ओम मीटर और ओम। तो दोस्तों आपको पता है कि जो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है वो आपका ओम मीटर होता है। तो आपको यहाँ पर ओम मीटर लिख देना है या ओम मीटर पर टिक करके आपको लिख देना है और आपको इसमें टोटल 1 नंबर मिल जाएंगे। तो 1 नंबर आपका ये पूरा हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि एक उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। प्रश्न ध्यान से आपको पहले समझना है कि एक उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो वक्रता त्रिज्या निकालने के लिए एक फार्मूला होता है R बराबर 2F। R बराबर 2F होता है। फोकस दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर, मतलब एफ कितना है 10 सेंटीमीटर और हमें त्रिज्या निकालनी है। तो आर मतलब हमें आर निकालना है, तो एफ को 2 से गुणा कर दीजिए। तो एफ हमारा 10 है, मतलब फोकस दूरी 10 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 20। तो एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी अगर 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या दुगनी होगी, तो इसका जो आंसर होगा वो 20 होगा। ये भी आप समझ गए होंगे क्योंकि ये भी बहुत, अब ये चीज़ बहुत आपके लिए मायने रखता है क्योंकि ये सीधी सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि फोकस दूरी जो होती है अगर उसमें वक्रता त्रिज्या पूछी जाती है तो फोकस दूरी की दुगना होती है वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या के आधी होती है फोकस दूरी। ये आप समझ गए होंगे। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर गा, ये भी आपको इसमें भी 1 नंबर मिल जाएगा। अगला प्रश्न जो आएगा कि गा खंड 1 का गा आएगा कि विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा, जो यंत्र विद्युत धारा बना दे उस युक्ति को क्या कहते हैं। एमीटर कहते हैं, मोटर कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं या जनित्र, जिसको हम लोग जनरेटर के नाम से जानते हैं उसको हिंदी में जनित्र कहते हैं। तो वो कौन सा ऑप्शन होगा। तो जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत धारा उत्पन्न करती है, विद्युत यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत धारा में बदल देती है, तो वो जनित्र कहलाती है। तो ये सॉल्व करने पर आपको 1 नंबर और मिल जाएगा। अगला जो प्रश्न आपके लिए है, अगला जो प्रश्न है कि स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु क्या होता है। तो स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पेपर में आ चुका है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि एक स्वस्थ अगर आंख है तो उसके लिए जो दूर बिंदु होता है वो अनंत होता है, लेकिन जो दूर बिंदु जो निकट बिंदु होता है उसका क्या होता है, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। लेकिन आपको इसमें दूर बिंदु पूछा गया है तो आपको अनंत लिखना है। अगर स्वस्थ आंख के लिए निकट बिंदु पूछा जाता तो आपको 25 सेंटीमीटर ही बताना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके सामने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर
कोई वस्तु रखी है तो वो साफ साफ दिखाई देगी, लेकिन अगर वो नज़दीक आपके नज़दीक आके चली गई, आँख के सामने आती है, तो वो धुंधली दिखानी प्रतीत होगी कि आप धुंधला उसको देख पा रहे हैं। तो स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु है अनंत, और जो निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। तो ये आपका ये भी 1 नंबर का हो जाएगा। तो ये 4 नंबर आपके पूरे मिल जाएंगे। अब अगला प्रश्न कैसा आता है वो आप देखिए। अगला प्रश्न जो आपके लिए आएगा वो प्रश्न 1 का 4 नंबर मिलने के बाद आपको मिलेगा 2 नंबर प्रश्न, और इसमें 3 खंड होंगे, का, खा और गा, और हर एक प्रश्न 2-2 नंबर का होगा। मतलब ये वाला प्रश्न अगर आप सॉल्व कर देते तो आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। तो इस पे जो प्रश्न आएंगे वो किस कैटेगरी के आएंगे वो आप देखिएगा कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध ज्ञात करना है। तो अभी आपको एक प्रश्न हमने बताया था कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो उसमें हमने एक फार्मूला दिया था R = 2F। तो इसमें गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और जो वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है वो होता है R = 2F। तो आपका उत्तर तो इतना ही हुआ, R = 2F। इसको समझने के लिए हमने लिख दिया है कि गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है। समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो आपका एक खा आप वीडियो बैक करके देख सकते हैं, जो एक खा वाला प्रश्न था वो इसी से रिलेटेड था। तो R = 2F होता है। ये करेंगे तो आपको 2 नंबर इसमें प्रॉपर मिल जाएगा। फिर अगला आपके लिए जो प्रश्न आएगा 2 खा, ये भी आपको 2 नंबर मिलेगा। इसमें प्रश्न कैसे हो सकते हैं ये एग्जैक्ट मैं सिर्फ आपको मॉडल पेपर बता रहा हूँ, और हो सकता है ये आपके पेपर में आ भी जाए। तो वीडियो आप पूरा देख लें, हो सकता है आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला हो वीडियो। तो जो खा प्रश्न आएगा कि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी। प्रश्न आप समझ लीजिएगा कि एक कांच है, उसका अपवर्तनांक 1.5 है। आपको पता है कि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो अगर कांच में प्रकाश की चाल तो क्या होगी, तो इसको आपको निकालना है। तो इसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला है, फार्मूला आप याद कर लीजिएगा कि अपवर्तनांक बराबर होता है वायु में प्रकाश की चाल बटा कांच में प्रकाश की चाल। ये होता है फार्मूला। हमें निकालना क्या है, कांच में प्रकाश की चाल, लेकिन कांच में प्रकाश की चाल यहाँ पर है तो इसको हम लेकर चले आएंगे आगे। तो इसको हम आगे ले आएंगे, कांच में प्रकाश की चाल लगाएंगे बराबर, तो वायु में प्रकाश की चाल जैसे है तैसे रहेगी और अपवर्तनांक नीचे आ जाएगा। और हर चीज़ें यहाँ पर दी हुई है, उठा के रख देना है, आपका सवाल जो है वो सॉल्व हो जाएगा। कैसे, वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸, ये हमने लिख दिया, 3 × 10⁸ लिख दिया। उसके बाद लिखा है अपवर्तनांक कितना है, तो इस सवाल में अपवर्तनांक 1.5 दिया है, 1.5 हमने लिख दिया। यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव लगा है तो ये हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाला दशमलव हटाने के लिए। तो दशमलव हटाने के लिए ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 10 3 या 30 हो जाएगा, और ये जो है 1.5 10 से गुणा होगा तो 15 हो जाएगा। अब इसको काट देंगे, 15 × 1 15, 15 दूना 30। तो हमारे पास बचेगा क्या कि 2 × 10⁸, तो ये हमारा हो जाएगा 2 × 10⁸। तो ये तो आपके लिए बहुत अच्छा प्रश्न है, चूँकि अगर बहुविकल्पीय में भी आ जाता है कि किसी कांच का अपवर्तनांक इतना होता है, तो कांच का अपवर्तनांक जो है 1.5 ही होता है। तो कांच में प्रकाश की चाल हमेशा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, और वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये भी आपको पता चल गया होगा। ये से करने पर भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है जो दूसरे का गा, वो भी आपके लिए 2 नंबर रहेगा, क्योंकि हमने बताया जो 2 वाला नंबर का प्रश्न रहेगा वो 6 नंबर का रहेगा। 3 प्रश्न रहेगा, आपको तीनों को करना है, और हर एक प्रश्न 2-2 नंबर का आपको मिलेगा। नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है, या नेत्र की समंजन क्षमता किसे कहते हैं, या नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। प्रश्न किसी भी रूप में हो सकता है, निर्भर करता है कि आप उसको पढ़े कैसे हैं और आपको लिखने की कोशिश कैसे करते हैं। तो आप ध्यान से पढ़िएगा, इसको कैसे लिखेंगे कि नेत्र लेंस, जो नेत्र पे या आँख में जो लेंस होता है उसके द्वारा अपनी फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार बदलने की क्रिया को समंजन क्षमता कहते हैं। मतलब जो नेत्र का लेंस होता है किसी भी वस्तु को देखने के लिए अपने फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार बदल लेती है। दूर वाली वस्तु नज़दीक से आप कैसे देखेंगे, तो उसी क्रिया को बदलने को समंजन क्षमता कहते हैं। परिभाषा आप ऐसे लिख देंगे, नेत्र द्वारा अपनी फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार बदलने की क्रिया को समंजन क्षमता कहते हैं। तो ये करने के बाद आपको इसमें भी 2 नंबर मिल जाएंगे, ये भी आपका 2 नंबर हो जाएगा। तो पहला आपने 4 किया और दूसरा आपने
जो प्रश्न किया वो 3 था और 2-2 नंबर का 6, तो ये आपका पूरा पूरा 10 नंबर हो जाएगा। अब जो तीसरा प्रश्न आएगा, क्योंकि आपको पता है कि पहले प्रश्न 1-1 नंबर के, फिर 2-2 नंबर के, या फिर 3 नंबर के हो सकते हैं, 4 नंबर के हो सकते हैं, तो अगर उनके नंबर बढ़ेंगे तो सिंपल सी बात है, प्रश्न को आपको ज़्यादा डिटेल में भी लिखना पड़ेगा या उनके उत्तर भी बड़े रूप में लिखे जाएंगे, तभी आपको बराबर नंबर मिलेगा। अब 3 खा जो आएगा, तो प्रश्न नंबर 2 समाप्त होने के बाद प्रश्न नंबर 3 आएगा कि नीचे दिए गए विद्युत परिपथ में ए तथा बी बिंदुओं के बीच परिणामी प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें 2 प्रश्न आएंगे, 2 तरीके के, अथवा लग के आएगा कि चाहे आप ये करिए अथवा एक प्रश्न और दिया रहेगा। तो अगर प्रश्न आप लगाते हैं तो उसमें आपको नंबर कम मिलने की संभावना होती है, लेकिन अगर कोई न्यूमेरिकल है, ऐसे कंडीशन में सवाल है, तो उसको सॉल्व करने से आपको टोटल नंबर मिल जाते हैं, उसमें नंबर की कटौती नहीं होती है। तो फिलहाल आपको इसमें न्यूमेरिकल की तरह बताया जाएगा कि नीचे जो ये दिया गया है परिपथ, विद्युत परिपथ दिया गया है, इसमें ए तथा बी बिंदुओं के बीच परिणामी प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। वो आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो ये प्रतिरोध है, एक ये हमारा परिपथ है, विद्युत परिपथ। यहाँ पर जो प्रतिरोध है वो 9 ओम है, यहाँ पर प्रतिरोध 2 ओम है, यहाँ पर प्रतिरोध 3 ओम है और यहाँ पर प्रतिरोध 4 ओम है। यहाँ पर हमने इस वाले को R1 मान लिया है, इस वाले को R2 मान लिया है और इस वाले को R3 मान लिया है। तो इन तीनों को R1, R2, R3 मान लिया है, लेकिन इनको हमने नहीं माना है। क्यों? अभी आपको वीडियो में पता चल जाएगा। अब देखिए कि R1, R2, R3 एक सीधी लाइन में है, तो इनको R1, R2 तथा R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, मतलब एक सिधाई पे होंगे तो वो श्रेणी क्रम में कहे जाएंगे। तो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो इनको आप इकट्ठा कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर कोई दूसरा प्रतिरोध है, यहाँ पर कुछ दूसरा है, यहाँ पर कुछ दूसरा प्रतिरोध है, इनको इकट्ठा कर दीजिए। इकट्ठा करने के लिए एक नया समीकरण बनाएंगे, R डैश मार देंगे, इसको बना देंगे R डैश। तो R डैश बराबर R1, R2, R3 तीनों जुड़ जाएगा, तभी तो इकट्ठा होगा। आप समझ सकते हैं कि R डैश हमने क्यों लिया, R1, R2, R3 को इकट्ठा करने के लिए। तो R डैश बराबर R1 का मान 2 ओम है, R2 का 3 है और R3 का मान 4 है। तो इनको जोड़ेंगे तो R डैश का जो मान आएगा वो हमारा आएगा 9 ओम। अब देखिए इसका और इसका टोटल मिलाकर कितना ओम है, 9 ओम, और हमारा एक 9 ओम पहले से दिया हुआ है, तो इसको ऐसे आप छोड़े रहिए। तो हमारा R डैश कितना आया, 9 ओम, मतलब ये तीनों का मान 9 ओम है। आप समझ गए होंगे कि तीनों का मान 9 ओम है। अब इसको, अब R1 1 2 3 इनको तीनों को हमने क्या माना था, R डैश माना था। क्या माना था? R डैश। अब R डैश तथा R4 समांतर श्रेणी में है, इसको हमने माना है R4। तो R डैश। अब ये और ये कुल मिलाकर R डैश ही है। तो R डैश अगर यहाँ होगा तो इसके ऊपर है, तो ऊपर होने पर ये समांतर होगा, और बगल होगा तो श्रेणी क्रम में होगा, तो ये हो गया समांतर। R डैश तथा R4 समांतर क्रम में है, इस वजह से 1/R बराबर, तो 1/R बराबर होगा 1/R डैश प्लस 1/R4। तो आप रख दीजिए हर चीज़ को, 1/R बराबर 1/R डैश का मान कितना आया है, 9, तो ये 9 हमने रख दिया, और R4 का मान कितना है, ये भी हमारा 9 ओम है, तो हमने 9 रख दिया। तो 1 और 1 2 और 9 और 9 9, तो 2/9 हो जाएगा। तो 1/R बराबर 2/9 होगा। तो R बराबर क्या होगा, R जब हम बाहर लाएंगे तो 9/2 हो जाएगा, और इसको जब हम काटेंगे तो हो जाएगा 4.5, मतलब 4.5 ओम हमें मिलेगा। तो जो इसका प्रतिरोध होगा वो 4.5 ओम आएगा। तो नीचे दिए गए परिपथ में ए तथा बी बिंदुओं के बीच परिणामी प्रतिरोध का मान कितना होगा, 4.5 ओम होगा। ये आप समझ गए होंगे 4.5 ओम कैसे प्राप्त हुआ। या फिर इसमें एक कुछ परिभाषा लिखने के लिए प्रश्न आएगा, उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये अगर आप इतना कर देते हैं तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, और ये प्रश्न रहेगा आपका टोटल 4 नंबर का। अभी तक आपने कितना प्रश्न किया था, 10 नंबर का किया था, 4 ये कर देंगे तो टोटल हो जाएगा 14 नंबर। अब आपका प्रश्न 14 नंबर का कंप्लीट हो गया। अब अगला प्रश्न आप देखिए, अगला प्रश्न है 3 खा। अभी जो हमने बताया था वो 3 खा ही था, लेकिन उसको 3 खा के रूप में हमने बता दिया, और ये 3 खा हमने बना दिया है। तो इससे कोई मतलब नहीं, कोई प्रश्न पहले आ सकता है, कोई बाद में आ सकता है, इससे कोई मतलब नहीं। अब आपको बताया जाएगा 3 का खा, तो वो 4 नंबर का था, ये भी आपको 4 नंबर देगा ये वाला सवाल या ये वाला प्रश्न, और ये भी अथवा में दिया होगा, इसके बाद भी एक प्रश्न होगा। दोनों में से आपको अपने पसंदीदा सवालों को या परिभाषाओं को हल करना पड़ेगा, जिससे आपको नंबर पूरा मिले।
यहाँ पर है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है। मतलब 15 सेंटीमीटर दूरी के किसी उत्तल दर्पण, दर्पण हमारा उत्तल दर्पण है और उससे 15 सेंटी उसकी फोकस दूरी जो है 15 सेंटीमीटर है और उस दर्पण से कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है, तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो उस जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी स्थिति क्या होगी और उसकी प्रकृति क्या होगी, वो आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर दिया है, एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फोकस दूरी कितनी दी है 15 सेंटीमीटर। यहाँ पर उत्तल दर्पण में कोई वस्तु दूर रखी है कितनी दूरी पर 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर u बराबर -10 होगा। -10 क्यों होगा, क्योंकि अगर उत्तल दर्पण पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा, अगर दर्पण पूछ रहा है तो दर्पण में आपका हमेशा प्लस होता है, सॉरी दर्पण में प्लस होता है और आपका लेंस में माइनस होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमारा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा और v बराबर हमारा, क्योंकि इसकी प्रकृति और प्रतिबिंब का जो है स्थिति ज्ञात करनी है तो v हमें इसमें ज्ञात करना है। फिलहाल ये अगर आप लेंस वाला पार्ट या दर्पण वाला पार्ट पढ़े होंगे तो आपके लिए बहुत आसानी से इसको समझ पाएंगे। एक फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। एक ये आपके लेंस का या दर्पण का एक फार्मूला है। यहाँ पर f बराबर 15 है, u बराबर -10 है, v बराबर ज्ञात नहीं है, उसको ही ज्ञात करना है। क्योंकि यहाँ पर दो ही चीज़ें दी हैं, दोनों चीज़ें हमारे पास हैं, v हमें दी नहीं है, फार्मूला तो पूरा यूज़ होगा ही। तो अब इसमें v हमें ज्ञात करना है, तो ये वाला v हम आगे लेकर आएंगे। तो 1/f माइनस, चूँकि अभी ये वाला हमारा माइनस में हो जाएगा। क्यों माइनस में हो जाएगा, क्योंकि अगर हमारा दर्पण के विषय में बात हो रही है तो u वाला माइनस में काउंट होगा, अगर लेंस में बात हो रही है तो वो प्लस में काउंट होगा। तो ये हो जाएगा 1/u। अब देखिएगा f के स्थान पर f रख दीजिए, u के स्थान पर u वाला मान रख दीजिए। तो 1/v बराबर 1/f का मान कितना है 15 रख दिया, और 1/v का मान क्या है, सॉरी u का मान कितना है -10। तो माइनस तो हमारा सिंबल में लगा हुआ है, तो 1/-10 हो जाएगा। तो 1/v बराबर 1/15, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, प्लस 1/10 हो जाएगा। और 1/v बराबर क्या होगा 15 और 10 का एलसीएम 30 होगा। तो 15 दूना 30, 2 1 कम 2, 10 3 30, 3 1 कम 3, 3 2 5/30 हो जाएगा। इसको अगर आप काटते हैं तो 5 1 कम 5, 5 6 30, 1/6 आ जाएगा। तो 1/v बराबर 1/6, तो v बराबर केवल 6 ही होगा, 6 सेंटीमीटर। ये हमारा आया प्लस में, किस चीज़ में आया प्लस में। अगर हमारे v का मान प्लस में आता है तो इसका मतलब हुआ कि जो वस्तु का प्रतिबिंब होगा वो 6 सेंटीमीटर दूर बनेगा तथा दर्पण के दूसरी तरफ बनेगा, आभासी तथा सीधा बनेगा। ये तीनों चीज़ें आप ध्यान से देखिएगा कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो कितनी सेंटीमीटर दूर पर बनेगा, 6 सेंटीमीटर दूर बनेगा दर्पण से, और दर्पण के दूसरी तरफ बनेगा, आभासी तथा सीधा बनेगा। उल्टा चित्र इसमें आपको नहीं दिखाई देगा। इसके बाद आपका जो अगला प्रश्न इसमें अथवा लगा के आएगा वो भी 4 नंबर का रहेगा। तो आप डिपेंड करता है कि आप कौन सा लगाते हैं। अभी तक आपका कितना प्रश्न था 14। अब 4 नंबर का अगर ये आप कर लेते हैं तो टोटल हो जाएगा 18 नंबर हो जाएगा। और फिजिक्स आपका टोटल रहता है 25 नंबर का। जो चौथा प्रश्न रहेगा वो टोटल आपका बहुत बड़ा है, वो आपका 7 नंबर का रहेगा। तो आपका 18 नंबर तो हो ही गया है, ये अगर 7 नंबर ये और मिल जाएगा तो आपका टोटल 25 नंबर का आपका फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो में आप ये भी देख रहे हैं कि किस कैटेगरी के प्रश्न आपको मिलेंगे, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर जो चौथा प्रश्न आएगा, दिए गए परिपथ में गणना कीजिए। ये 3 प्रश्न दिए हुए हैं, तो ऐसा नहीं कि यही चीज़ आएगी, हो सकता है ऐसा आ जाए और इसमें कुछ दूसरी चीज़ें पूछ ली जाए, कोई दूसरा अंक लिखा हो। बाकी आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं। तो दिए गए परिपथ में गणना कीजिए। ए तथा बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, धारा का मान ज्ञात करना है, ए तथा सी बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। तो ये हमारा विद्युत परिपथ दिया हुआ। इस परिपथ को देखते हुए आपको हर चीज़ें हल करनी, कैसे वो आप देखिएगा। एक धारा इधर से जा रही है, एक प्रतिरोध है 4 ओम का, एक प्रतिरोध है 4 ओम का, दूसरा प्रतिरोध है ये भी 4 ओम का है। तो ये 4 ओम और ये 4 ओम समांतर श्रेणी में समांतर हैं, और ये दोनों का जो मान होगा उसको मान के ये हमारी श्रेणी क्रम में आ जाएंगे। फिलहाल समझते हैं कि कहने का मतलब क्या है। यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में देखिएगा कि R1, इसको हमने R1 मान लिया, इसको R2 मान लिया और इसको R3 मान लिया।
तो R1 तथा R2 समांतर क्रम में, देख लीजिए समांतर, ऊपर नीचे रहेंगे तो समांतर क्रम में रहेंगे, और समांतर क्रम में रहेंगे तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा 1/R डैश होगा, क्योंकि इससे पहले हमने भी बताया है, इससे ठीक वाले प्रश्न से ठीक पहले। तो 1/R डैश बराबर क्या होगा, 1/R1 और प्लस 1/R2 हो जाएगा। इसको आपको सीधा सीधा जोड़ देना है। तो 1/R डैश बराबर 1/R1 का मान है 4, तो 4 लिख देंगे, और 1/R2, R2 का मान है हमारा 4, तो ये हो जाएगा ये भी 4। अब इसको 4 4 होगा, 1/4 1/4, इसको अगर आप जोड़ते हैं इस चीज़ को तो 2/4 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो 1/R डैश बराबर 1/2, तो R डैश बराबर क्या होगा, 2 ओम होगा। तो कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा हमारा। तो R डैश का मान हमें ज्ञात हो गया, R डैश का मान कितना है, 2 ओम R डैश। अब R डैश का मतलब हुआ कि ये वाला ओम और ये वाला ओम, ये दोनों इकट्ठा अगर इस श्रेणी में जाएं तो यहाँ पर दोनों का जो मान होगा वो 2 ओम ही होगा। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, वो ठीक है, लेकिन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो इस वाली श्रेणी में जाने पर इनमें 2 ओम ही हमारा रिजल्ट आएगा। तो ये हमारा R डैश मानते हैं। तो R डैश में मान क्या है, 2 ओम, और हमारा ये R3 कितना है, 4 ओम है। अब देखिए श्रेणी क्रम में तुलना करिए कि R डैश का मान हमने प्राप्त कर लिया, तो R डैश तथा R3 श्रेणी क्रम में, देखिए यहाँ पर अब ये श्रेणी क्रम में हो जाएगा तो ये इसके साथ तुलना करेगा। तो R डैश तथा R3 श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में है तो हमें प्रश्न का उत्तर मिलेगा पहले वाले का। A तथा B बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात करना है। तो A से B तक, देखो अगर कोई भी प्रतिरोध आएगा तो A से B के बीच ही याद करना है। तो प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस ज्ञात करना है। तो R बराबर A और B, तो RAB बराबर R डैश प्लस R3। तो RAB बराबर R डैश का मान 2 आया है और R3 का मान 4 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, RAB बराबर 6 ओम। तो कहा जा सकता है A तथा B बिंदुओं के बीच जो तुल्य प्रतिरोध है वो हमारा 6 ओम है। समझ गए होंगे आप कि ये 6 ओम कैसे आया। अब दूसरा प्रश्न है, धारा का मान ज्ञात कीजिए। धारा का मान कैसे ज्ञात करना है, R डैश बराबर 2 पाई, R डैश कितना आया हमारा, 2 पाई आया है, और धारा कितनी है, 1 एम्पियर, क्योंकि यहाँ पर धारा का मान है नहीं तो 1 एम्पियर हम मानेंगे यहाँ पर। तो धारा बराबर 1 एम्पियर। तो यहाँ पर हमें किस चीज़ का है, धारा का मान ज्ञात करना है, मतलब विभवांतर का मान ज्ञात करना है। तो VAC बराबर, अब VAC देखो यहाँ से यहाँ तक मान ज्ञात करना है। तो AC बराबर IR डैश, IR होता है, V बराबर IR होता है, लेकिन VAC बराबर R डैश होगा। तो VAC बराबर I का मान 1 एम्पियर है और हमारा R डैश का मान आया है 2। तो जो हमारे धारा का मान होगा इस विद्युत श्रेणी में या इस वाले परिपथ में, तो वो 2 वोल्ट होगा। तो हमारा AC जो V का मान आएगा 2 AC आएगा। अब तीसरा प्रश्न है, A तथा C बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा। ये आप देखिएगा विभवांतर क्या होता है। इस वाले में देखिएगा यहाँ पर वोल्ट दिया है, 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, तो 6 वोल्ट है यहाँ पर, ये देख लीजिएगा। और RAB का मान आपको बताया गया 6 ओम आया है। और तो पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, I बराबर VR होता है, आपको बताया I बराबर V/R। तो V का मान कितना है, 6, और हमारा जो R का मान क्या आया है, तुल्य प्रतिरोध क्या आया है R का, 6 ओम, तो 6/6 हो जाएगा। इसको आप काट देंगे, 1 हो जाएगा। हमें पूछा क्या गया था इस प्रश्न में, इस बार में विभवांतर पूछा गया था, विभव में अंतर, तो वो आएगा हमारा I बराबर 1 एम्पियर। तो ये तीनों प्रश्न का उत्तर हो जाएगा और ये टोटल रहेगा हमारा 7 नंबर का। तो 7 नंबर का होने के बावजूद आपका जो 18 और 7 25 नंबर पूरा हो जाएगा। तो वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।